वेलकम बैक नाजरीन। हमें अभी ज्वाइन किया है मुबीन आरिफ साहब ने, जो कि एमएनए हैं पीटीआई के। जी मुबीन आरिफ साहब, हम बात कर रहे हैं जो 11 नई कंडीशंस आई हैं की, उसमें एक कंडीशन जो है वो कह रहे हैं जी कि जो प्रोविंशियल इदारे हैं करप्शन के, उनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव करना है और वहाँ पे भी करप्शन रोकनी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी कुछ दिन पहले आईएमएफ ने एक रिपोर्ट भी अपनी शाया की थी, डायग्नोस्टिक जैसे सारा, और श्रीलंका के ऊपर भी थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भी की। उन्होंने उसके अंदर भी ये वाली बात की थी कि ये जो इदारे हैं, जो जैसे नैब है, फिर उसने प्रोविंशियल जो है एंटी करप्शन एनफोर्समेंट की बात की, एस की। उन्होंने कहा कि ये जो है ये पॉलिटिकल जो है, ये विक्टिमाइजेशन इधर ज्यादा है, इंटरफेरेंस ज्यादा है, खुद मुख्तारी इनके अंदर कम है। ये बिल्कुल बात ठीक है आईएमएफ की, मैं एग्री करता हूँ कि इदारों को मुतहरक होना चाहिए। करप्शन एक नासूर बनता जा रहा है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले बड़े अरसे से है। किसी एक आधी तीन चार हुकूमतों की भी बात नहीं है, ये बड़े अरसे से इसी तरह से है। और फिर जो में ताकतवर लोग हैं, जिनकी हुकूमत होती है, वो फिर आके अपने पुराने केसेस जो हैं वो इससे बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं। इसकी खुद मुख्तारी यकीनी होनी चाहिए, और सूबों के अंदर भी इसे मुतहरक लाजमी होना चाहिए। अभी आप देखें कि पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू का 58.5% है, वो सारे का सारा सूबों को जाता है, और सूबे उसके अंदर खुद मुख्तार हैं कि वो कैसे खर्च करते हैं। उसके अंदर आपकी बात से और आईएमएफ की बात से भी मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पे करप्शन की इंतहा है। ठेकों के अंदर कह लें, और जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, अभी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की पीएसटीपी के अंदर जितनी स्कीम्स हैं, पंजाब पूरे की तकरीबन उतनी है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर हम जो है वो पैसे उन्हें वाफर मिकदार में दें, और उनका कोई ताल्लुक भी ना हो सूबों का रेवेन्यू इकट्ठा करने में, और वो सिर्फ वफाक का टैक्स के पैसे का, जो पूरे पाकिस्तान की आवाम का टैक्स का पैसा है, उसे स्पेंडिंग जो है वो करते रहें, और उनको अकाउंटेबल करने का कोई तरीका कार ही जो है वो अच्छा वाला ना हो, और वो सारा पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के ऊपर उनके इदारे काम करते हैं। और उन इदारों के अंदर जो सूबों के अंदर मौजूद हैं, एंटी करप्शन जैसे, उनके जो सरबराह हैं, वो आपको पता है कि सूबाई हुकूमतों के मुलाजिम हैं। वो कैसे कर जी जी, सकते हैं लेकिन मुबीन साहब, तजावुज जो जी है जी वो। जी जी, आप जी मुबीन जी साहब, लेकिन आप ये देखें, सूबे तो ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि आप एनएफसी अवार्ड की परसेंटेज को चेंज करें, या जिस फार्मूले के तहत हम फाइनेंसेस को डिवाइड करते हैं हम उसको चेंज करने की बात करें। स्पेशली जो छोटे सूबे हैं वो तो कहते हैं ये हमारा हक है, और इस पे अगर किसी ने नज़र भी डाली तो उसकी एक पूरी पॉलिटिकल इकॉनमी है उसके गिर्द। तो ये कितना मुश्किल है फिर एनएफसी, मतलब ये तो ठीक है, हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमें ये बात समझ आती है, लेकिन पॉलिटिकली तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है, इतना आसान तो नहीं है ये करना। इधर इतने इतने मुश्किल काम जो है वो, जो हम सोचते थे कभी नहीं हो सकते, वो हो गए हैं। तो ये भी कोई नहीं है, जब जिन्होंने करना होगा वो कर लेंगे। सब कुछ वो कर ही आ रहे हैं, ये भी कर लेंगे। कोई अच्छा काम जो है वो अगर जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं कर सकते, और बाकी जो इस तरह के दूसरे काम है जिनका मुल्क को फायदा नहीं है, वो अगर अब तक कर दिए, तो ये वाला भी इन्हें कर लेना चाहिए। और अगर कोई एक सूबा समझे कि मेरे साथ ज्यादती है या इसके साथ ज्यादती है, जो ये 18वीं आईनी तरमीम जो की गई, फिर नेशनल फाइनेंस जो है वो अवार्ड मुकर्रर किया गया सूबों के लिए, ये बड़ी अच्छी एक थी बात। लेकिन वो चीजें फिर रुक गई उसके बाद। जी जी, आप सही कह रहे हैं। मकसद एक तो और चीज़, सॉरी फेडरेशन को। मैं ऐड करूंगा इधर। देखें, 18वीं अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसके बाद सर्विसेज का सेल्स टैक्स तो सूबों को मिल गया था, और उन्होंने वहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई, सिंध की रेवेन्यू अथॉरिटी, और इसी तरह बाकी प्रोविंसेस की भी। लेकिन वो इतना ज़्यादा टैक्स तो कलेक्ट कर नहीं पाए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आप अपने खुद भी तो पैदा करें रिसोर्सेज। बिल्कुल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात भी चले इसके अंदर शामिल कर लें, वो भी सूबे इकट्ठे करते हैं। और भी बड़ी ऐसी चीजें हैं, लेवीज हैं बड़ी ज्यादा, फिर जो हैं सेस हैं, वो बड़े ज्यादा सूबे भी इकट्ठे करते हैं।
जैसे सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, पूरे पाकिस्तान की अगर 48 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, 48 की तो ये कहते हैं ना स्टेट बैंक वाले, लेकिन असल में 58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, जो आईएमएफ ने रिपोर्ट में बताया था कि ये 11 बिलियन डॉलर का जो है ये फर्क क्यों है। तो ये जो आपको पता ही होगा कि सिंध वाले जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी जो है वो चार्ज करते हैं, वो आपकी इनकम टैक्स से भी ज्यादा है, एट सोर्स जो इनकम टैक्स लगता है वो इंडस्ट्री को अगर 1% जो है वो सेक्शन 148 के थ्रू पोर्ट पे चार्ज होता है एडवांस टैक्स की मद में, या 2% कईयों को चार्ज होता है, तो ये जो सेस है ये 1.85% जो है ऑन द इम्पोर्ट वैल्यू जो है ये सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और जो गैर आईनी भी है, क्योंकि जब 18वीं आईनी तरमीम हो गई, आइन के अंदर भी लिखा गया कि गुड्स के रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो कलेक्शन होगी फेडरल गवर्नमेंट की। तो उसके बावजूद भी आज तक सिंध ये सेस कलेक्ट कर रहे हैं। जी जो जी WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी खिलाफ है, हमारे मुल्क की ट्रेड की भी ये नफी करता है, और सारे कारोबारी इससे भी जो है वो परेशान है। जिधर तो बात आती है जो है आसान टैक्स इकट्ठा करने की सूबों का, वो ये भाग के कर लेते हैं, चाहे वो गैर आईनी हो, क्योंकि वो तो इम्पोर्ट वैल्यू पे लगना है ना। ये एक सूबे की बात नहीं कर रहे, ये सारे सूबे लेते हैं। पंजाब भी लेता है, KP भी लेता है, बलूचिस्तान भी लेता है। तो ये इस तरह की बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। और फिर उसके जी जी बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इन्होंने ना किया, जो पहले मैं बात कर रहा था, जब नेशनल फाइनेंस कमीशन हो गया, PFC नहीं किया, फिर सारे के सारे सूबों की इजारादारी जो है वो कायम रही। मकसद तो फेडरेशन को मजबूत करना था ना, और एतमाद दिलाना था सूबों को कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो खुद मुख्तार है अपने फैसला करने में। मकसद तो ये नहीं था कि सूबों को जो है वो इतना बाख्तियार कर दो कि फेडरेशन ही जो है वो कमजोर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो PFC बाद में नहीं किया सूबों ने, और इख्तियारात आगे जिलों तक मुंतकिल नहीं किए, तो इस तरीके से हमने जो है 18वीं आईनी तरमीम से जो हमारा मकसद था वो अचीव नहीं हम कर पाए। जी जी हमने इस सूबों पे को तो मुबीन साहब एक अलग प्रोग्राम करना करके पड़ेगा। फिलहाल तो पाकिस्तान को हम कमजोर जो है जी वो। जी IMF की कंडीशंस पे बात कर रहे हैं। अमार की तरफ आऊँगा। अमार, IMF तो ये भी कह रही है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन करें, को टैरिफ्स कम करें। ऑटो सेक्टर का एक बड़ा इशू चला हुआ है। आप अगर अखबार खोल के देखें तो वो जो इम्पोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी कि सेकंड हैंड गाड़ियों को अलाउ करें। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि जी अभी तो इंडस्ट्री फलनी फूलनी शुरू हुई थी, आप क्यों उसको बंद करना चाहते हैं। तो ये कैसे इफ़ेक्ट करेगी हमारे एक्सटर्नल अकाउंट को? नहीं, बात सारी ये होती है ट्रेड लिबरलाइजेशन करें, बिल्कुल करें, करनी भी चाहिए ट्रेड लिबरलाइजेशन। वी आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर आप एक चीज़ होती है उसको हम GVC कहते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन, यानी कि एक दुनिया की जो वैल्यू चेन है ग्लोबल मुख्तलिफ गुड्स की, उसमें हम कितना, हम सबसे नीचे हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हमारी क्यों नहीं है? वो हमने कभी डेवलप ही उसको नहीं होने दिया। अगर आप देखें 100% से ज़ायद जो हमारी GDP है वो एसेंशियली वो कंजम्पशन है, और कंजम्पशन जो है वो इम्पोर्ट ड्रिवन है। आप लिबरलाइज कर दें, कंजम्पशन आपकी बढ़ी रहेगी। हमें करना ये है, हमें सरमायाकारी बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो है वो तकरीबन हमारी 12 से 13% है। किसी भी मुल्क के लिए जिसको 5 या 6% पे ग्रो करना है, ये 30% कम अज़ कम होनी चाहिए। हमें सरमायाकारी बढ़ानी है, और हमें सरमायाकारी बढ़ानी है उन एरियाज़ में जहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। मगर हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? अगर हम एक्सपोर्ट करते भी हैं तो एक्सपोर्ट की चीज़ें बनाते किधर हैं? एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ। दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं और जो थोड़ा सफिस्टिकेशन की तरफ जा रहे हैं, सफिस्टिकेट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं। अगर आप $100 की एक्सपोर्ट करते हो तो $100 में से तकरीबन $50 के इंपोर्ट करते हो, $60 की इंपोर्ट करोगे तब जाके आप $100 की एक्सपोर्ट करोगे। हमारे यहाँ जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है वो हम सेंट्रल ऑफ द कंट्री में ज़्यादातर लोकेट करते हैं, तो उससे होता ये है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हो वो 1000 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल करेगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड फिर 1000 किलोमीटर नीचे ट्रैवल करेगा। तो यानी कि आप उसी में अनकम्पेटिटिव हो जाते हो। तो वी डू नॉट हैव एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। लिबरलाइज करना तो सबसे आसान काम होता है कि जी आपने बोल दिया कल, वो कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ पेन से वो चीज़ हो गई कि सारे टैरिफ मैंने कल जीरो कर दिए। अच्छी बात है, जीरो कर दिए, आपने जीरो तो कर दी, मगर आप खुद क्या एक्सपोर्ट करोगे? आपकी अपनी कोई एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी नहीं। सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी अपनी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, हमारी अपनी कोई एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या है। जो नया बंदा आता है, कोई भी आता है, वो अपनी तरफ से एक लॉबिस्ट होता है, वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो कर लेते हैं। जैसे अपने कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करी, कार मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्री यहाँ पे तो तकरीबन 90% उनका कॉम्पोनेंट इंपोर्टेड है।
फिर बात ये आती है कि हम अपने गरीब मुल्क हैं, क्या आपको गाड़ियों की इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है? 32 मिलियन आपके मुल्क में जो है वो मोटरसाइकिल है, असल इंडस्ट्री वो है। गाड़ियां तो बहुत कम है जितनी आपको नज़र आ रही हैं। इफ़ एनीथिंग इससे करंट अकाउंट पे जो है आपका प्रेशर ही बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा। तो हमें एक बहुत सीरियस डेलिबरेट, जिसे कहते हैं ना, 5 से 10 साल की इंडस्ट्रियल या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो कि हर चीज़ को देखे कि जी आप आज इस स्टेज पर हैं, अगले 10 साल में किसी और स्टेज पे होंगे। वो कौन सी ऐसे एरियाज हैं, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी इंडस्ट्री होनी चाहिए? क्या आपको एक्सपोर्ट करने, तो क्या आपको जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ होना चाहिए? मतलब एक्सपोर्ट मार्केट्स आपकी हैं किधर? यहाँ पे जहाँ जिसकी मर्जी आती है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगा देता है, डिपेंडिंग ऑन किसके टैरिफ मिल रहे हैं, कितना उसको फ़ायदा हो रहा है, बजाय इसके जो आपकी एक्चुअल एडवांटेज है उसके हिसाब से काम करें। जी जी, जो आपने बात की कि हमारी तो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और बहुत ज़्यादा पोर्शन इसका कंजम्पशन बेस्ड है। कुछ डेटा भी मैंने देखा था कि पिछले 3-4 सालों में जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ी वो मेजर कॉज थी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की। लेकिन आईएमएफ ने वो एक ही दवाई दी जो वो बाकी जगह भी देता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो किल हुई और हम स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ की डिबेट में पड़ गए। तो ये हमारे हाथ में फिर है क्या? मतलब हम लोग तो स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग हमेशा वो एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं कि जी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो साथ ही जी अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, ग्रोथ को किल करो, फिर स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेहतर होती है, ग्रोथ की तरफ आना शुरू होते हैं, तो वो वही जो बूम बस साइकिल वाली डिबेट है सारी। देखिए, तो उसमें होता ये है ना, जब ग्रोथ की तरफ आते हैं इम्पोर्ट ड्रिवन ग्रोथ होती है। आप अभी इंपोर्ट खोल दें सारी, आपको 5%, 6% ग्रोथ मिल जाएगी, फिर 6 महीने में जो है फिर जो है आप 2% पे होंगे अगले 4 साल के लिए। तो इम्पोर्ट ड्रिवन ग्रोथ नहीं, हमें एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, हमें प्रोडक्शन करना है। वी डोंट, इफ मोर देन 100% ऑफ जीडीपी इज कंजम्पशन, दिस मीन्स कि आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। 250 मिलियन का मुल्क है, कुछ तो प्रोड्यूस करें, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो वो एक अलग एग्जिस्टेंशियल इशू है जिसके बारे में सोचना चाहिए। जी जी। कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ का वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है, ना ही आगे कहीं से डॉलर आना है। जी जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और हम वापस आते हैं।